नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकाश सरोज और इंडिया वॉइस के इस खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को गंभीर आपराधिक मामलों में लगातार 30 दिन तक न्यायिक हिरासत में रहने पर पद से हटाने का प्रावधान करने वाले 130वें संविधान संशोधन विधेयक की समीक्षा कर रही संसद की संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी ने अपनी मसौदा रिपोर्ट को फिलहाल अपनाने का फैसला टाल दिया है। समिति का कहना है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर अभी और व्यापक चर्चा और विभिन्न पक्षों से अतिरिक्त सुझाव लेना आवश्यक है। पूरी जानकारी दे रहे दिल्ली से सहयोगी अरविंद कुमार। लगातार 30 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहने पर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को पद से हटाने का प्रावधान करने वाला 130वें संविधान संशोधन विधेयक की समीक्षा कर रही सांसद की संयुक्त संसदीय समिति ने शुक्रवार को अपनी मसौदा रिपोर्ट फिलहाल अपनाने से टाल दिया है। समिति का मानना है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर अभी और व्यापक चर्चा की जरूरत है। विभिन्न पक्षों की अतिरिक्त सुझाव लेना आवश्यक है। समिति के अध्यक्ष अपराजिता सतरंगी ने बताया कि सदस्यों की राय थी कि मसौदा रिपोर्ट पर अंतिम निर्णय से पहले और विस्तार से विचार विमर्श किया जाना चाहिए। इसी कारण रिपोर्ट को अभी फिलहाल मंजूरी नहीं दी गई है और प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। सूत्रों की माने तो मसौदा रिपोर्ट में कुल 5 प्रमुख सिफारिशें शामिल है। बैठक के दौरान प्रत्येक सिफारिश पर अलग अलग मतदाता की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन सदस्यों ने मसौदा रिपोर्ट को लेकर महसूस किया कि अंतिम निर्णय से पहले चर्चा जरूरी है। बैठक के दौरान एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी और एनसीपी शरद पवार गुट के सुप्रिया सुले ने शुरुआत में अपने असहमति नोट समिति को सौंपी थी। हालांकि रिपोर्ट आने की प्रक्रिया स्थगित होने के बाद दोनों नेताओं ने अपने डिटेल नोट वापस ले लिया है। अब समिति आगे की चर्चा के बाद रिपोर्ट पर अंतिम फैसला लेगी। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जब ये चर्चा होगी, उस चर्चा के दौरान कितने सांसद इस पक्ष में सहमत होते हैं कि 30 दिन तक यदि कोई भी प्रधानमंत्री या फिर कोई भी केंद्रीय मंत्री या कोई भी मुख्यमंत्री, किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री हो, यदि न्यायिक हिरासत में जाता है तो उसे 30 दिनों के अंदर समिति की रिपोर्ट के अनुसार उनके पद से हटाने वाले कानून का वो समर्थन करते हैं। फिलहाल यह कानून जो संविधान संशोधन विधेयक जो सरकार की तरफ लाने वाली थी इस मानसून सत्र में, अभी फिलहाल इसे स्थगित कर दिया गया है। इंडिया वॉइस के लिए दिल्ली से अरविंद कुमार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर सियासी खींचतान तेज हो गई है। दोनों दल गठबंधन में अपनी मजबूत स्थिति दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस सम्मानजनक और बराबरी की हिस्सेदारी की मांग कर रही है, जबकि समाजवादी पार्टी का कहना है कि सीटों का बंटवारा केवल संख्या के आधार पर नहीं बल्कि जीतने की क्षमता को ध्यान में रखकर होना चाहिए। दोनों दलों के नेताओं के बयानों से साफ है कि सीटों को लेकर दबाव की राजनीति शुरू हो चुकी है। चुनावी रणनीति के बीच गठबंधन की तस्वीर सीटों के समझौते पर निर्भर करेगी। पूरी खबर बता रहे लखनऊ से सहयोगी अजहर खान। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। दरअसल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा ने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर गठबंधन किया हुआ है और ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये मांग की जा रही है कि लगभग 150 से ज्यादा सीटें जो हैं वो 2027 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस पार्टी को दी जाएं। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से इस तरीके का कोई बयान सामने नहीं आया है। समाजवादी पार्टी का यही कहना है कि जिन सीटों पर कांग्रेस का जनाधार मजबूत है वही सीटें उन्हें दी जाएंगी। हालांकि कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि हम छोटे भाई की भूमिका 2027 विधानसभा चुनाव में नहीं निभाएंगे और लड़ाई जो होगी वो बराबरी की होगी। फिलहाल एक तरफ एनडीए है, एक तरफ इंडिया गठबंधन है। लगातार 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टी जो है वो तैयारियों में जुटी हुई हैं। फिलहाल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अजहर खान, इंडिया वॉइस।
इधर केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 1994 बैच के एजीएमयूटी कैडर के आईपीएस अधिकारी अनुराग कुमार को नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया है। वो मौजूदा आयुक्त सतीश गोलचा का स्थान लेंगे। गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक अनुराग कुमार का कार्यकाल 3 साल का होगा और वो कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पद संभालेंगे। पूरी जानकारी दे रहे हैं दिल्ली से सहयोगी अरविंद कुमार। कानून व्यवस्था में व्यापक और बेहतर सुधार हो सके, इसके लिए केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस के शीर्ष नेतृत्व में बड़ा बदलाव कर दिया है। 1994 बैच के कैडर वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अनुराग कुमार को दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त यानी कमिश्नर के पद पर नियुक्त किया है। अनुराग कुमार मौजूदा पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा का स्थान लेंगे। गृह मंत्रालय द्वारा जो आदेश जारी किया गया है उसके अनुसार अनुराग कुमार का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। वह कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पद संभालेंगे। अनुराग कुमार फिलहाल इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी में स्पेशल डायरेक्टर के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने कानून व्यवस्था, खुफिया संचालन और आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में 3 दशक से अधिक का व्यापक अनुभव भी रखते हैं। करीब 32 वर्ष की पुलिस सेवा के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी संभाली हैं। विभिन्न संवेदनशील पदों पर अपनी सेवा भी दे चुके हैं। उन्होंने उत्कृष्ट कार्य के आधार पर सरकार ने उन्हें पिछले वर्ष 2 बार उनका प्रमोशन भी दिया था। शैक्षणिक योग्यता के अनुसार अनुराग कुमार बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की है। उन्होंने उत्कृष्ट सेवा के लिए वर्ष 2010 में पुलिस मेडल फॉर मेटोरियल सर्विस तथा 2016 में राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित भी किया जा चुका है। गृह मंत्रालय के आदेश में यह भी कहा गया है कि मौजूदा दिल्ली पुलिस के जो आयुक्त सतीश गोलचा हैं, जो 1992 बैच के हैं, वो नए पुलिस आयुक्त के कार्यभार संभालने के बाद अपनी जो अगली तैनाती के लिए वो दिल्ली के उपराज्यपाल को वो रिपोर्ट करेंगे। अनुराग कुमार की नियुक्ति राजधानी दिल्ली में कानून व्यवस्था और पुलिस प्रशासन के लिहाज से एक महत्वपूर्ण बदलाव सरकार की तरफ से माना जा रहा है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि दिल्ली पुलिस के कार्यशैली पर जिस तरह से विपक्ष सवाल उठा रहा था, उस पर अनुराग कुमार कितना लगाम लगा पाते हैं, पुलिस तंत्र को कितना मजबूत कर पाते हैं और दिल्ली में कानून व्यवस्था कितना बेहतर कर पाते हैं, वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। दिल्ली से इंडिया वॉइस के लिए अरविंद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनपद शामली के दौरे पर रहे, जहां पर जनपद वासियों को उन्होंने करोड़ों की सौगातें दी। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग जिन्ना उपासक हैं, लेकिन हम लोग अन्नदाता किसानों के उपासक हैं, जिन्होंने गन्ने का क्षेत्रफल बढ़ाकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। पूरी खबर बता रहे शामली से सहयोगी दीपक राठी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शामली के कस्बा कैराना में पहुंचे थे, जहां उन्होंने करीब 617 करोड़ रुपए की 90 परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया। वहीं मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर रहा, जहां चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया और सभी तरह की व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखी गई। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन के दौरान विपक्षी दलों पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा हो, बसपा हो या कांग्रेस हो, इन दलों के नेता जो हैं जिन्ना के उपासक हैं। शामली से दीपक राठी, इंडिया वॉइस शामली। साइबर अपराध के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश भर में चलाए गए विशेष अभियान ऑपरेशन साई वज्र के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एक सप्ताह तक चले इस अभियान में 773 साइबर जालसाजों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 865 नई एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने 3866 म्यूल बैंक खातों पर कार्रवाई करते हुए 17 अवैध कॉल सेंटर और 5 सिम बॉक्स का भी खुलासा किया। साइबर अपराधियों को सिम उपलब्ध कराने वाले 11 अवैध विक्रेताओं पर शिकंजा कसा गया। अभियान के दौरान पुलिस ने 53.36 लाख रुपए, 911 मोबाइल फोन, 75 लैपटॉप और डेस्कटॉप, 1270 सिम कार्ड और 648 डेबिट क्रेडिट कार्ड बरामद किए। जांच में 1158 करोड़ रुपए की साइबर धोखाधड़ी से जुड़े मामलों की जानकारी सामने आई है। पूरी खबर बता रहे लखनऊ से सहयोगी अजहर खान।
योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्ण के द्वारा लगातार साइबर अपराध को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। इसको लेकर एक हफ्ते का विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें लगभग 773 जालसाजों की गिरफ्तारी हुई और 865 एफआईआर दर्ज की गई। दरअसल इस पूरी कार्रवाई में लगभग 3866 म्यूल खातों पर भी कार्रवाई हुई। पुलिस ने 17 अवैध कॉल सेंटर और लगभग 5 सिम बॉक्स पकड़े और साथ ही अपराध के लिए सिम मुहैया कराने वाले 11 अवैध विक्रेताओं पर भी शिकंजा कसा गया। अभियान में 53 लाख रुपए और 911 मोबाइल और 75 लैपटॉप डेस्कटॉप बरामद किए गए। कई डिजिटल उपकरण जो है वो भी बरामद किए गए और इसी के साथ ही लगभग देखिए 110 से उपकरण और करीब 37 लाख रुपए कीमत के ऑनलाइन गेमिंग क्लाइंट्स भी मिले। डीजीपी राजीव कृष्णा के द्वारा लगातार इसको लेकर अभियान चलाया जा रहा है और इस ऑपरेशन में दौरान लगभग 1158 करोड़ रुपए की साइबर धोखाधड़ी की जानकारी मिली, जिसमें 673 आरोपियों को नोटिस देकर पाबंद भी किया गया। यूपी पुलिस के द्वारा साइबर अपराध को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। एक हफ्ते का यह विशेष अभियान चलाया गया, जिसको लेकर बड़ी संख्या में साइबर अपराधियों पर कार्रवाई की गई। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अजहर खान, इंडिया वॉइस, लखनऊ। इधर कानपुर के टाटमिल क्षेत्र में रोडवेज बस का टायर फटने से बड़ा हादसा टल गया। अनियंत्रित बस सड़क किनारे खड़ी दूसरी बस से जा टकराई। हालांकि इस दुर्घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन घटना ने परिवहन व्यवस्था और ट्रैफिक प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि टाटमिल चौराहे से जरीब चौकी तक रोज रोडवेज बसों की लंबी कतार लगने से भीषण जाम लगता है। हालात ऐसे हैं कि कई बार एम्बुलेंस को 300 मीटर की दूरी तय करने में भी 30 से 35 मिनट लग जाते हैं, जिससे आपात स्थिति में बड़ा खतरा बना रहता है। पूरी जानकारी दे रहे हैं कानपुर से सहयोगी कुशाग्र अवस्थी। इस समय कानपुर के जगरकटी बस अड्डे पर खड़ी है। जी आपको बता दें, कानपुर के जगरकटी बस अड्डे के पास एक ऐसा हादसा हुआ जहां पर एक बस का टायर फटने से बस अनियंत्रित हो गई और वो रोड के साइड में खड़ी दूसरी बस से जाके भिड़ गई। पर अच्छी बात यह रही कि कोई भी जान हानि की सूचना नहीं आई। पर लेकिन सवाल ये नहीं उठता है, सवाल ये उठता है कि अगर यहाँ राइट साइड पे मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे बस अड्डा है, जहां बसों को यहाँ पे खड़ा होना चाहिए, उसकी जगह मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ लेफ्ट साइड जितनी बसें हैं सब अवैध पार्किंग के रूप में खड़ी रहती हैं, जिसके चक्कर में काफी लंबा जाम भी लग जाता है। यहाँ जगरकटी पुल से टाटमिल चौराहे तक जाने का रास्ता मात्र 100 से 200 मीटर का, लेकिन कई बार इन्हीं बसों के चक्कर में जो ये अवैध पार्किंग के रूप में खड़ी रहती हैं, इन्हीं के चक्कर में कई बार आधे घंटे और एक घंटे का लंबा जाम भी लोगों को झेलना पड़ता है, जिसके चक्कर में आम आदमी या जाम से झुलस जाता है। लेकिन कई बार यही बस जो ऐसे अवैध पार्किंग के रूप में यहाँ पे खड़ी रहती हैं, इसके चक्कर में कई बार बड़े हादसे भी होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस पर प्रशासन कब अपनी निगरानी डालेगा और इस पर कब कार्रवाई होगी। वीडियो जर्नलिस्ट आयुष के साथ कुशाग्र अवस्थी, इंडिया वॉइस, कानपुर। इधर फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में उस समय सनसनी फैल गई जब इटावा की एसओजी टीम पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। जानकारी के मुताबिक इटावा एसओजी टीम रेलवे स्टेशन के पास लुटेरों की गिरफ्तारी के लिए पहुंची थी। इसी दौरान घात लगाए बैठे बदमाशों ने पुलिस टीम पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। पूरी जानकारी दे रही इटावा से सहयोगी वंदना यादव। टीम और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। आपको बता दें कि एसओजी इटावा की टीम जनपद फिरोजाबाद के सिकोहाबाद में एक दबिश देने पहुंची थी। वहां पर बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान 2 एसओजी जवानों के गोली लगी है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं पर पुलिस ने घेराबंदी करके दोनों ही जवानों को मुठभेड़ में एक एक करके मार गिराया है। आपको बता दें कि इटावा के एक बहुचर्चित डॉक्टर के मामले में कुछ दिन पूर्व चेन स्नैचिंग की घटना हुई थी। उसी मामले में इटावा एसओजी और सर्विलांस टीम सिकोहाबाद पहुंची थी। वहां पर सिकोहाबाद रेलवे स्टेशन का वहां पर घेराव किया गया था, जिसमें बदमाशों ने एसओजी टीम पर फायरिंग कर दी थी, जिसमें दोनों लोग 2 एसओजी के जो जवान थे वो घायल हो गए थे। जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों को मार गिराया है। वहीं आपको बता दें कि इटावा के एसएसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव, इटावा के एसपी अभयनाथ त्रिपाठी और फिरोजाबाद का पुलिस प्रशासन, वहीं पर आईजी आगरा मौके पर मौजूद हैं। पूरे ही खेत की जिस खेत में बदमाश छिपे हुए थे उसकी घेराबंदी कर दी गई है और वहां पर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। इटावा से इंडिया वॉइस के लिए वंदना यादव।
अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम रिपोर्ट सौंपेगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एसआईटी सीधे शीर्ष अदालत में अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगी। बता दें कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने राज्य सरकार से अतिरिक्त समय की मांग की थी। पूरी खबर बता रहे लखनऊ से सहयोगी बसंत मिश्रा। चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की जांच रिपोर्ट जो फाइनल रिपोर्ट है अब सुप्रीम कोर्ट में सौंपी जाएगी। एसआईटी ने यूपी सरकार से समय मांगा है और कहा कि एसआईटी की जो फाइनल रिपोर्ट है उसको 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सौंपा जाना है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या चढ़ावा चोरी मामले का संज्ञान में लिया था और एसआईटी से पूछा था कि आखिर जो जांच की जा रही है उस पर अभी तक कितने पहलुओं पर जांच की गई और उसकी फाइनल रिपोर्ट में कौन कौन से नाम सामने आए। फिलहाल एसआईटी की टीम ने अयोध्या मामले में लगातार वहां पर पूछताछ की है। उसी कड़ी में चाहे अनिल मिश्रा हो चाहे वहां पर चंपत राय हो, सबसे पूछताछ की थी। उसकी फाइनल रिपोर्ट तैयार करके एसआईटी की टीम अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगी, वहां पर जा करके रिपोर्ट सौंपेगी। तो कहीं ना कहीं लगातार उत्तर प्रदेश सरकार को 15 जुलाई को रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एसआईटी की जो फाइनल रिपोर्ट आएगी वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में सौंपी जाएगी। इसका सीधे सरकार से भी जवाब तलब किया था। अब देखना ये होगा कि एसआईटी की जो फाइनल रिपोर्ट आएगी उसमें कौन कौन से नाम बढ़ाए गए हैं, किन बिंदुओं को लेकर के एसआईटी की जाँच में वहाँ पर जिक्र किया गया है। फिलहाल लगातार बात की जाए राम मंदिर की तो कहीं ना कहीं जब से अयोध्या चोरी चढ़ावा चोरी का मामला हुआ है तब से कहीं ना कहीं अयोध्या में आने वाले जो श्रद्धालु थे उनमें भी कमी आई है। जो चढ़ावा पहले चढ़ता था अब वो भी चढ़ावे में कमी आने से तो कहीं ना कहीं अयोध्या में चढ़ावा चोरी के मामले में जो फाइनल रिपोर्ट का जिक्र किया गया है तो रिपोर्ट जब सौंपी जाएगी तो उससे जाहिर होगा तो कौन कौन से नाम हैं, किनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वीडियो हरीश बसंत मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। मेरठ के सेंट्रल मार्केट सेटबैक विवाद के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रमुख सचिव अवनीश अवस्थी मेरठ पहुंचे। उन्होंने मेरठ कमिश्नरी सभागार में पहुंचकर व्यापारियों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। अवनीश अवस्थी ने कहा कि उन्हें खुद मुख्यमंत्री ने मेरठ भेजा है ताकि व्यापारियों का पक्ष सुना जा सके और उनकी समस्याओं की जानकारी ली जा सके। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकार पीड़ित व्यापारियों के साथ खड़ी है और हर संभव मदद करने का प्रयास करेगी। सेंट्रल मार्केट प्रकरण को लेकर आज प्रदेश के प्रमुख सचिव अवनीश अवस्थी मेरठ पहुंचे। मेरठ पहुंचने के बाद उन्होंने सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों और लोगों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि खुद मुख्यमंत्री ने उनको यहां भेजा है उनकी हर संभव मदद करने के लिए। आपको बता दें कि अभी 2 दिन पूर्व ही सेंट्रल मार्केट पर सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया है, जितने भी सेटबैक को छोड़ना पड़ेगा और जितने भी 44 भूखंड को आवास विकास के द्वारा सील किया गया था उनको जो जितना भी अवैध हिस्सा उसको ध्वस्त किया जाएगा। वहीं अवनीश अवस्थी ने यह भी कहा कि बातचीत करते हुए बताया है कि जितनी भी उनकी संभव मदद होगी सरकार के द्वारा वो की जाएगी और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसको मानना जरूरी है। वहीं व्यापारियों से हमारी इस बारे में बातचीत हुई, उन्होंने कहा है कि हमें सरकार से पूरी उम्मीद है कि सरकार इस मामले में हमारी पूरी मदद करेगी। अवनीश अवस्थी के साथ साथ पी गुरु प्रसाद भी उनके साथ में मौजूद रहे, जो आवास विकास के एक बड़े अधिकारी हैं। उसके साथ साथ मेरठ के भी जितने बड़े अधिकारी इस समीक्षा बैठक में मौजूद रहे। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए अली मेहंदी। देखिए, आज हम लोग गुरु प्रसाद जी प्रमुख सचिव आवास और नगर विकास और बलकार जी आवास आयुक्त और कमिश्नर, यहाँ के वीसी, नगर आयुक्त और सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हमारी 2 राउंड ऑफ बैठक जो यहाँ पर सेंट्रल मार्केट के हमारे प्रभावित लोग हैं उनसे बैठक हुई। काफ़ी संख्या में महिलाएं भी आई थी जो वास्तविक रूप से प्रभावित भी हैं। फर्स्ट राउंड में EWS और जो छोटे प्लॉट के लोग हैं उनके साथ काफ़ी डिटेल में चर्चा की है। कई सुझाव आए हैं और हम लोगों ने एक स्पष्ट बिंदु ये बताया है उनको कि कोर्ट का जो आदेश है उसका कंप्लायंस हर हालत में करना होगा और उस कंप्लायंस को करने में जो हमें आदेश मिला है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को यहाँ भेजा है कि जो भी संभव सहायता हो सकती है कंप्लायंस कराने में वो हम हर व्यक्ति के लिए देना प्रस्तावित करेंगे, चर्चा करके, वार्ता करके, जिससे कि इसका एक स्थायी समाधान निकल जाए। बार बार कोर्ट के सामने अपीयर ना होना पड़े। हमारे अधिकारियों को जो है अब एक आदेश ये है कि बहुत जल्दी इसका समाधान करें। सेकंड राउंड हमारी उन लोगों के साथ बातचीत हुई है जो सील्ड आवास में है, जिनके भवन सील्ड है, 44 ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, उनसे भी बहुत सकारात्मक वार्ता हुई है।
इधर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव अगस्त के अंतिम सप्ताह से समाजवादी पीडीए रथ यात्रा शुरू करने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि 23 अगस्त के बाद ये यात्रा प्रदेश भर में निकाली जा सकती है। चर्चा है कि अखिलेश यादव इस रथ यात्रा की शुरुआत किसी बड़े हिंदू धार्मिक स्थल से कर सकते हैं। हालांकि स्थान को लेकर पार्टी स्तर पर मंथन चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने मेगा प्लान तैयार कर रखा है। सोर्सेस के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है, अगस्त के आखिरी हफ्ते से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा पीडीए रथ यात्रा निकाली जाएगी। ये यात्रा उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों से होकर गुजरेगी और इस यात्रा के माध्यम से पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों को अपनी ओर करने की कवायद तेज की जाएगी। दरअसल इस यात्रा की अगर बात की जाए तो इस यात्रा के माध्यम से समाजवादी पार्टी 2027 विधानसभा चुनाव के लिए अपने सबसे बड़े राजनीतिक अभियानों में से एक मान रही है और पार्टी का लक्ष्य प्रदेश के विभिन्न वर्गों तक पहुंच बनाना है और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना है और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना है। यात्रा के माध्यम से पार्टी अपनी नीतियां, जनहित के मुद्दों और सरकार के खिलाफ अपने राजनीतिक एजेंडे को जनता तक पहुंचाने का प्रयास करेगी। समाजवादी पार्टी पिछले कुछ समय से पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सामाजिक समीकरण को अपने प्रमुख राजनीतिक आधार के रूप में आगे बढ़ा रही है और अब पार्टी इस आधार को और मजबूत करने के साथ साथ अन्य सामाजिक वर्गों तक भी अपनी पहुंच बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है। दरअसल राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आगामी चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी अपने पारंपरिक वोट बैंक के साथ नए मतदाताओं को भी जोड़ने की कोशिश करेगी। अगस्त के आखिरी हफ्ते से पीडीए रथ यात्रा की शुरुआत होगी और ये जानकारी मिल रही है कि उत्तर प्रदेश के किसी प्रतिष्ठित धार्मिक स्थल से इस यात्रा की शुरुआत होगी और समाजवादी पार्टी विधानसभा की लगभग 403 सीटों पर यह रथ यात्रा जो है वो निकालेगी। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अजहर खान, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो रिपोर्टर्स लाइव में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।